खेत में 3 बहू की रसोई। वाह बच्चों, तुमने तो बड़ी मेहनत की है और सबसे ज्यादा मेहनत मेरे छोटे बेटे राघव ने की है। राघव की ही मेहनत से आज हमारा खेत इतनी अच्छी फसलों से भरा हुआ है। सही कह रहे हैं पापा, राघव ने दिन रात एक किए हैं हमारे खेत के लिए। अरे नहीं, ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, हम तीनों भाइयों ने मिलकर मेहनत की है। सबसे ज्यादा मेहनत तो तूने की है, इसका सारा श्रेय तुझे ही जाता है। रामलाल अपने तीनों बेटों के साथ कुछ देर अपने हरे भरे खेत को अच्छे से देखता है और फिर आ गए बच्चों। दादी, बड़ी जोर की भूख लगी है, आज खाने में क्या बना है? अरे बेटा, ये क्या जुर्म कर दिया? तेरी माँ जो अमीर बहू लेकर आई है वो रसोई में जाए तब तो कुछ बनेगा। मतलब शिल्पा ने आज भी खाना नहीं बनाया? शिल्पा और सुहानी बाहर आती हैं। शिल्पा, आज खाने में क्या बनाया है? मैं क्यों खाना बनाऊंगी? तो सुहानी, तुमने कुछ बनाया है? मैंने भी खाना नहीं बनाया है। अरे बहुओं, रसोई में जाओ, खाना बनाओ। आज किसी का उपवास नहीं है, सभी के पेट में गुड़गुड़ हो रही है भूख की वजह से। मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं जो रसोई में जाकर खाना बनाऊं। जिसे भूख लगी है वो खुद बनाकर खा ले और हमारे लिए भी बना देना। बहू, ये क्या तरीका अपनी दादी सास से बात करने का? रामलाल की आवाज सुनकर शारदा बाहर आती है। क्यों डांटा मेरी बहुओं को? तुमने सुना शिल्पा बहू ने माँ से कैसे बात की? क्या हुआ शिल्पा बहू? देखिए ना मम्मी जी, ये लोग हमें रसोई में जाकर खाना बनाने बोल रहे हैं। मेरी बहुएं रसोई में नहीं जाएंगी, आप लोगों को खाना ही खाना है ना, मैं बना कर लाती हूँ। इतना कहकर शारदा रसोई में चली जाती है और गैस चूल्हा जलाकर चावल और दाल चढ़ाती है और सब्जियां काटने लगती है। मेरे दोनों बड़े बेटों की शादी हो गई है, वो भी इतनी अमीर बहुओं से जो भर भर कर दहेज लाई है। अगर मैं इनसे काम करवाऊंगी तो कहीं नाराज ना हो जाए। आगे मुझे अपने छोटे बेटे की शादी उनकी छोटी बहन से भी तो करनी है। इसी तरह बातें करते हुए शारदा सब्जी छौंकने लगती है। बस कुछ दिन और फिर अपने छोटे बेटे की शादी भी इन अमीर बहुओं की कुंवारी बहन से करवा दूंगी, फिर से मुझे मोटा दहेज मिलेगा। यही सोचते हुए शारदा खाना बनाती है और सभी को परोसती है। वहीं शिल्पा और सुहानी का खाना उनके कमरे में परोसती है। कुछ दिन बीतते हैं। रामलाल अपने तीनों बेटों के साथ पैसों से भरा काला ब्रीफ केस लेकर अपने खेत में मिठाई बांट रहा होता है। अरे भैया, आज यहाँ मिठाई क्यों बांट रहे हो? अरे कांति बहन, मैंने अपनी फसल बेच दी, बड़े बढ़िया दाम में बिकी है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। भगवान करे इसी तरह आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो। सभी मिठाई खाते हैं। फिर रामलाल अपने तीनों बेटों के साथ घर के अंदर आता है। क्या बात है, आज मिठाई लेकर आए हैं? इस साल हमारे खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई थी, वही फसल बेच कर आ रहे हैं। अच्छा, तो पैसे भी मिले होंगे? ये रहा ना पैसों का बैग। तब तो बड़ा मजा आएगा। अब तो गर्मी भी आ गई। आप लोग हमारे कमरे में एसी क्यों नहीं लगवा देते? वैसे सबके कमरों में भी एसी लगवा देना चाहिए। नहीं बहू, हम अभी अपने घर में एसी नहीं लगवाएंगे। क्यों एसी क्यों नहीं लगवाएंगे? जब मेरी बहू कह रही है कि कमरे में एसी लगवाओ तो लगवा दो। तुम लोग सही कह रही हो, पर विक्रम और राघव ने कुछ अलग ही सोचा है। ऐसा क्या सोचा देवर जी आपने? क्या सोचा राघव बेटा तुमने? दादी, ऐशो आराम तो हम फिर भी कर लेंगे। इस बार फसल अच्छी हुई है, सोच रहे हैं इन पैसों से अपने खेत का दायरा बढ़ा लें, बगल की थोड़ी जमीन खरीद लें। मुझे राघव का सुझाव बहुत अच्छा लगा। उसके इस सुझाव से हम आर्थिक रूप से और मजबूत बनेंगे। ये बाप बेटे बड़े पागल हैं। इनके थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में मेरी अमीर बहुएं नाराज होकर अपनी बहन से राघव की शादी के लिए मना करवा दिया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अरे बहुओं, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे कमरे में एसी लगवा दूंगी। इतना कहकर शारदा रसोई घर में आती है और खाना बनाने लगती है। शारदा कुछ ही देर में खाना बना लेती है और डाइनिंग टेबल पर परोसती है और अपने घुटने पकड़कर कुछ भी डाइनिंग टेबल पर बैठती है। रसोई घर में खाना बनाते हुए तो मेरे घुटनों में दर्द हो जाता है। थोड़ी और अमीर बहू लेकर आती, फिर कपड़े धोते समय हाथ में छाले भी पड़ते। क्या माँ जी, आप जब देखो मुझे ताने मारती रहती हैं। मेरी इतनी प्यारी फूल सी बेटियों जैसी बहुएं हैं। मैं तो सोच रही थी राघव की शादी बहुओं की छोटी बहन से करवा दूं, कितना अच्छा रहेगा ना। इसमें अच्छा क्या रहेगा बहू? माँ जी तीनों बहनें साथ मिलकर ससुराल संभालेंगी और बहुएं भी अपनी बहनों के साथ खुश रहेंगी। हाँ माँ जी, फिर तो मजा ही आ जाएगा। सही कहा माँ जी, हम तीनों बहनें साथ रहेंगी। नहीं माँ, मैं भाभी की छोटी बहनों से शादी नहीं करूंगा। अरे क्यों? तू तो माँ के फैसले से मना कैसे कर सकता है? भैया, आप समझ नहीं रहे हैं। माँ ऐसा इसलिए कर रही है ताकि उन्हें मोटा दहेज मिले और मैं बिकना नहीं चाहता। नहीं बेटा, तू गलत सोच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या खूब पहचाना है देवर जी ने माँ जी को। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। और वैसे भी मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। कौन है वो डायन जिसने मेरे बेटे को फंसाया है? अरे शारदा, जवान बेटा है हमारा, ये क्या तरीका है बात करने का? लड़की हमारे पास की ही है, सेजल नाम है। अच्छा, क्या काम करते हैं उसके पापा? कैसा घर खानदान है?
बहुत अच्छे लोग हैं। उसके पिताजी दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते हैं। तुम एक ऐसी लड़की के लिए मना मेरी बहन से शादी करने से मना कर रहे हो जिसके पिताजी दूसरों के खेतों में काम करते हैं? ऐसी गरीब घर की लड़की से तेरी शादी नहीं होगी। तेरी शादी तेरी भाभी की बहनों से ही होगी। बिल्कुल नहीं। जब राघव किसी और लड़की को पसंद करता है तो उसकी शादी उसकी पसंद की लड़की से ही होगी। और वैसे भी हम तेरी पसंद की 2 अमीर बहू लाकर 2 वक्त की रसोई के लिए तरसते ही हैं। जिस दीवार पर सर फोड़ना हो फोड़िए, पर शादी में मुझसे और मेरी बहुओं से कोई उम्मीद मत रखिएगा। इतना कहकर शारदा खाना छोड़कर उठकर चली जाती है और फिर अगले दिन पूरा परिवार फिर से इकट्ठा होता है। जल्दी जल्दी चलो, लड़की देखने जा रहे हैं। लेट पहुंचना अच्छा नहीं लगेगा। अरे देखो ना माँ, शारदा लड़की देखने जाने को तैयार ही नहीं है। क्यों बहू, तू सुबह से मुंह फुलाकर बैठी है? मैंने पहले ही मना कर दिया था ना। मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। मैं नहीं जाऊंगी लड़की देखने। बहू, तेरी जिद में मैं अपने घर खानदान की बेइज्जती होते नहीं दे सकती। तुझे चलना ही पड़ेगा। शारदा मुंह बनाकर रामलाल को घूरती है और आगे आगे एक घर से निकल जाती है। पीछे पूरा परिवार निकलता है। अरे पापा, यही है सेजल के माता पिता। नमस्कार, मेरा नाम रमेश है और ये मेरी पत्नी मीना है। रमेश सभी को चटाई बिछाकर जमीन पर बिठाता है। वहीं शिल्पा और सुहानी खड़ी रहती हैं। अरे बेटी, खड़ी क्यों हो? तुम दोनों भी बैठ जाओ। नहीं नहीं, हम लोग खड़े ही ठीक है, हमें जमीन पर नहीं बैठना। शिल्पा, बैठो चुपचाप। शिल्पा और सुहानी चुपचाप जमीन पर बैठ जाती हैं। तभी सेजल साधारण सलवार सूट में बाहर आती है। वैसे हमारी हैसियत आपकी जितनी तो नहीं है, पर जब बच्चे एक दूसरे को पसंद करते तो हमें शादी से कोई एतराज नहीं है। हमें भी कोई ऐतराज नहीं है। हम तो बस शादी की तारीख तय करने आए हैं। इन्हें क्या तकलीफ होगी? अमीर घराने में रिश्ता कर रहे हैं। रामलाल पंडित को बुलाता है और राघव और सेजल की कुंडली दिखाता है। शुभ मुहूर्त 3 महीने बाद की है। ठीक है पंडित जी, 3 महीने बाद ही शादी होगी। शादी की तारीख तय करके रामलाल परिवार के साथ घर वापस आ जाता है। इसी तरह दिन बीतते हैं और खेत में नई फसलें लहराने लगती हैं। पूरा परिवार साथ खड़ा फसल देख रहा होता है। कितनी अच्छी फसल आती है हमारे खेत में। मुझे हमारे खेत बहुत पसंद है। बहुत अच्छे समय पर फसल आई है। यही फसल बेचकर हम राघव की शादी कर देंगे। अगर बहुओं की बहनों से शादी करवाई होती तो फसल बेचकर शादी नहीं करनी पड़ती। इसी तरह बातें करते हुए रामलाल, तीनों बेटे और शारदा घर चले जाते हैं। तभी शिल्पा, देख रही है सुहानी, ये लोग इतनी अच्छी फसल बेचकर देवर जी की शादी करवाना चाहते हैं, वो भी उस गरीब लड़की से। उसकी जगह हमारी बहन आई तो हम तीनों बहनें ससुराल पर राज करती। हाँ, और पिछली बार अच्छी फसल हुई थी तो देवर जी के कहने पर इन्होंने हमारे कमरे में एसी भी नहीं लगवाया था। मैं क्या कहती हूँ, इस बार सारी फसल हम ही बेच देते हैं और पैसे अपने पास रख लेंगे। अच्छा आइडिया है। रातों रात फसल बेच देंगे और सुबह हल्ला कर देंगे कि हमारी फसल चोरी हो गई, और उन पैसों से अपने शौक पूरे करेंगे। कुछ दिन के लिए शहर घूमने भी चलेंगे। इसी तरह समय बीतता है। तेज धूप में राघव अपने भाइयों के साथ खेत की सारी फसल काटता है और अपने गोदाम में रखकर ताला मारकर पसीने से लथपथ तीनों भाई घर पहुंचते हैं। ये क्या मजदूर जैसी हालत बना रखी है? पूरे शरीर से बदबू आ रही है तुम्हारे। फसल काट कर आ रहे हैं। कितनी फसल है हमारी? पिछली बार से ज्यादा है। शिल्पा, जरा 3 गमछे देना, हम तीनों भाई ट्यूबवेल पर नहा कर आते हैं। मैं क्यों दूं, खुद ले लीजिए। तभी गंगा देवी 3 गमछे लेकर आती है और अपने तीनों पोतों को दे देती है। भाभी, कम से कम खाना ही बना दीजिएगा, बहुत थक गए हैं। हाँ, जब तक हम नहा कर आते हैं तब तक प्लीज खाना बना देना, बहुत भूख लगी है। इतना कहकर तीनों भाई खेत में बने ट्यूबवेल के पास जाते हैं और साथ में नहाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ गंगा देवी, बहुओं, पहली रसोई के बाद तुमने खाना कब बनाया था? बहुओं, कहीं तुम दोनों खाना बनाना ना भूल जाओ। आज तुम्हारे पति और देवर बहुत मेहनत करके आए हैं, आज तो उन्हें अपने हाथों का खाना बनाकर खिलाओ। शिल्पा और सुहानी एक दूसरे का चेहरा देखती हैं। अच्छा ठीक है, आज खाना हम बना देते हैं। इतना कहकर शिल्पा और सुहानी किचन में चली जाती हैं। ये इस बुढ़िया को भी अगर 1-2 सोने के गहने दिलवा देते ना तो ये बुढ़िया भी हमारा पीछा छोड़ देती। जब देखो हमें रसोई में भेजकर खाना बनवाना चाहती है। आज तो इतना स्पेशल खाना बनाऊंगी, दोबारा कभी खाना बनाने को नहीं बोलेंगी दादी सास। सुहानी सब्जी बनाने लगती है और शिल्पा रोटी बनाने लगती है। शिल्पा जानबूझकर रोटियों को मोटी और अध पकी जली हुई बनाती है। देखा, आप लोग कहते हैं कि मेरी बहुएं काम नहीं करती, कितना अच्छा खाना बनाकर लाई हैं। आज दादी सास के कहने पर हमने खाना बनाया है तो पहले दादी सास ही टेस्ट करेंगी। अरे बिल्कुल, मैं तो रोज तुम्हारे हाथ का खाना टेस्ट करना चाहती हूँ। गंगा देवी रोटी और सब्जी का पहला निवाला खाती है। गंगा देवी के कानों से धुआं निकलने लगता है और आंखें लाल हो जाती हैं। पानी, पानी। अरे क्या हुआ माँ, तुम्हें इतनी मिर्च कैसे लग रही है? कोई सब्जी मत खाना, सब्जी में मिर्च भरी पड़ी है। राघव तुरंत गंगा देवी को पानी पिलाता है।
अरे बहू पागल हो गई हो क्या? गांव भर की मिर्च क्या मेरी सब्जी में डाल दी है? और ये रोटियां क्या है? कहीं से जली है, कहीं से कच्ची हैं। हमें क्यों डांट रही हो माँ जी? आपने कहा था हमें अपने हाथ का खाना बनाकर खिलाओ। हमें जैसा आता है हमने बना दिया। अरे बना दिया तो खाने लायक बनाती। माँ जी क्या गलत कह रही हैं? जब ये अमीर घर की बेटियां हैं और इन्होंने कभी खाना नहीं बनाया तो इन्हें खाना बनाना कैसे आएगा? आपको इनसे खाना बनाने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। आज पहली बार पते की बात कही है। आज से मैं इन्हें रसोई में खाना बनाने के लिए नहीं कहूंगी। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन शिल्पा और सुहानी अनाज बेचने अनाज के सौदागरों की मंडी में आती हैं। बढ़िया अनाज है, कितने दाम दोगे? 20 रुपए किलो दे दूंगा अनाज के। 20 रुपए सुनते ही सुहानी आगे बढ़ जाती है। बढ़िया अनाज है, क्या दाम दीजिएगा? अरे जनानिया हो तुम लोग, 21 रुपए ले लेना। आप लोगों को कद्र ही नहीं है अच्छे अनाज की। इतना अच्छा अनाज है, जो भी खरीदेगा माला माल हो जाएगा, पर लोग हमें ही लूटना चाहते हैं। वहीं थोड़ी दूर खड़े बबलू की नजर शिल्पा और सुहानी पर पड़ती है। अरे ये दो औरतें मंडी में क्या कर रही हैं? इन्हें उल्लू बनाना आसान है, बात करके देखता हूँ। बबलू शिल्पा और सुहानी के पास आता है। अरे आप दोनों औरतें मंडी में क्या कर रही हैं? हम अपना अनाज बेचने आए हैं। कैसा अनाज है आपका? शिल्पा अपने पर्स से अनाज का सैंपल निकाल कर दिखाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी का अनाज है। मैं इस अनाज के साथ साथ जमीन भी खरीदना चाहता हूँ। हमें जमीन नहीं बेचनी, हमसे अनाज का सौदा करने आए हैं। बहुत अच्छे पैसे दूंगा, सारा अनाज भी खरीद लूंगा, बस एक शर्त है। हमें मंजूर है, अगली बार का अनाज भी आपको ही देंगे, पर अनाज आपको रात में मिलेगा। क्यों? ताकि हमारे इतने अच्छे अनाज पर किसी की नजर ना लगे और अनाज आपको आकर ले जाने पड़ेंगे। अरे मुझे मंजूर है, गोदाम का एड्रेस बताइए। बबलू से सौदा पक्का करके शिल्पा और सुहानी घर चली जाती हैं। ऐसी रात होती है, सभी अपने कमरे में सो रहे थे, तभी शिल्पा सुहानी शारदा के कमरे में आती हैं। रात के 2 बज गए हैं, सौदागर आता होगा। जल्दी माँ जी के पास से गोदाम की चाबियां चुरा लेते हैं। वो देख, माँ जी ने पल्लू में बांध रखी है। सुहानी धीरे से शारदा की पल्लू से चाबियां निकालने लगती है। अरे मैं तो डर गई थी, मुझे लगा जाग ही गई। अगर जाग जाती तो आज हमारी अच्छी खासी क्लास लग जाती। सुहानी शारदा की पल्लू से चाबियां निकालती और चाबियां लेकर सुहानी और शिल्पा खेत में बने गोदाम के पास आती हैं। तभी बबलू मजदूर और लोड़ी के साथ आता है। जल्दी से उठवाओ और यहाँ से निकलो। मजदूर जल्दी जल्दी अनाज उठाकर गाड़ी में भरते हैं। हमारे पैसे? मैं अनाज वजन करके रखूंगा, कल आकर पैसे ले लेना। इतना कहकर बबलू सारा अनाज लेकर चला जाता है। रात बीतती है और अगली सुबह हो जाती है। शिल्पा और सुहानी घर से निकलती हैं और मंडी में बबलू के पास पहुंचती हैं। बबलू जी, कितना अनाज हुआ था हमारा? अरे कौन सा अनाज? कितना अनाज? किसका अनाज? कौन हो तुम लोग? कौन है हम लोग? कल रात ही आपने हमारे अनाज खरीदे हैं। अरे कल रात में कोई अनाज खरीदता है? पागल बना रही हो मुझे। ज्यादा होशियार मत बनो। अरे कैसे पैसे? मैंने तुमसे कोई अनाज नहीं खरीदा है। हमसे होशियारी मत करो, हम तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर देंगे। अरे जाओ, जो करना है कर लो। मैंने तुमसे कोई अनाज खरीदा ही नहीं है। कैसे कह रही हो कि मैंने खरीदा? भागो यहाँ से। बबलू के आदमी शिल्पा और सुहानी को मंडी के बाहर कर देते हैं। दीदी, इसने तो हमें ही धोखा दे दिया। अब हम क्या करें? अब हम क्या कर सकते हैं? घर वालों को बताएंगे तो फंस जाएंगे, चुप रहते हैं। हाँ, जिसका अनाज है वो समझेगा। दोनों अपने ससुराल की तरफ लौट जाती हैं। दूसरी तरफ बबलू। अरे हो ना हो, इन दोनों ने जरूर छुपकर मुझे अनाज बेचा है। पुलिस कंप्लेन तो नहीं कर सकती हैं, पर क्या पता घर वालों के साथ मिलकर कर दें। वो लोग मुझ पर क्या कंप्लेन करेंगे? कंप्लेन तो मैं करूंगा। इसी तरह दिन बीतता है और फिर अगली सुबह। शारदा, जरा गोदाम की चाबी देना। आज एक बड़े व्यापारी को बुलाया है, अच्छे दाम देगा हमारे अनाज के। शारदा अपनी कमर से चाबियां निकालकर रामलाल की तरफ बढ़ाती है। तभी घर में पुलिस, वकील और बबलू आते हैं। ये सामने वाला खेत किसका है? वो खेत हमारा है। इस खेत के मालिक ने खेत में केमिकल डालकर अनाज उगाया है। उस अनाज पर केस हुआ है। अरे नहीं साहब, हमने किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। और ये केस किसने किया है? मेरे क्लाइंट बबलू जी ने। तुमने इन्हें केमिकल वाला अनाज बेचा है। अरे झूठ कह रहा है ये आदमी, हमने इसे कोई अनाज नहीं बेचा। अरे नहीं साहब, मैंने इन्हीं के खेत का अनाज खरीदा है। जहाँ मैंने अनाज रखा था वहाँ के सारे चूहे मर गए। तब पता चला कि इनके अनाज नहीं, जहर है। ये सच कह रहा है। तुम्हारे अनाज का फॉरेंसिक लैब में टेस्ट हुआ है। तुमने केमिकल वाला अनाज बेचा है। कोर्ट ने तुम पर 10 लाख रुपए का फाइन किया है। साहब, जरूर कोई गलतफहमी है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे सारा अनाज गोदाम में रखा हुआ है। रामलाल चाबी लेकर अपने बेटों के साथ गोदाम में आता है और दरवाजा खोलता है। गोदाम पूरी तरह से खाली होता है। और देखिए साहब, पूरा गोदाम खाली है। गिरफ्तार कर लीजिए इनको। साहब, जरूर कुछ गड़बड़ है। इस आदमी ने हमारे अनाज चोरी करके फर्जी रिपोर्ट लिखवाई है। हाँ साहब, पूछिए इससे, किसने बेचा है, जरा नाम बताइए।
अरे साहब, 2 औरतें थी, शिल्पा और सुहानी, उन्होंने ही अनाज बेचा है। क्या? शिल्पा और सुहानी? ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी पत्नियां बिना हमसे पूछे अनाज नहीं बेचेंगी। पुलिस सभी को लेकर दोबारा घर आती है और शिल्पा और सुहानी को बाहर बुलाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखिए, ये लोग मुझे पहचानती हैं, इन्होंने ही मुझे अनाज बेचा है। बहू, तुमने इन्हें हमारे खेत का अनाज बेचा है? सच सच बताओ। ये कह रहा है कि हमारे अनाज में जहर मिला हुआ है। हाँ, हमने इसे अनाज बेचा है, पर इसने हमें पैसे ही नहीं दिए अभी तक। इससे कहो कि हमारे पैसे दे। मैं अनाज के पैसे दूं? जहर के क्या पैसे दूं? इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। 10 लाख रुपए आपको फाइन भरने पड़ेंगे, और अगर चाहते हैं कि आपकी बहुएं गिरफ्तार न हो तो 10 लाख रुपए इन्हें मुआवजा देना पड़ेगा। अरे हमें मंजूर है, हम सारा फाइन भर देंगे। हाँ बिल्कुल, मेरी बहुएं बहुत अमीर है, 20 लाख रुपए उनके लिए बड़ी बात नहीं है। माँ जी, हमारे पास कहाँ से 20 लाख रुपए होंगे? घर की इज्जत बचाने के लिए रामलाल अपने पूर्वजों का बनाया घर बेच देता है और खेत में बनी एक छोटी सी झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहने चला आता है। ये भगवान, ये क्या हमारे खेत में इतने सारे कीट पतंगे और केचुए मरे पड़े हैं? लगता है वो आदमी सही कह रहा था, इन्होंने जरूर केमिकल का इस्तेमाल किया अपने खेत में। अरे वही तो मैं सोच रही थी कि इतनी उपज कैसे हो रही है इनके खेत में। कहते हैं छोटे बेटे की मेहनत है, अब पता चला किसकी मेहनत है। आप लोग गलत समझ रहे हैं, हमने कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया। अरे वो तो दिख रहा है, ये केंचुए किसान के दोस्त होते हैं, जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। ये मरे पड़े हैं आपके खेत में, आपको तो जेल ही हो जानी चाहिए थी। भैया, आजकल तो पैसों का जमाना है, पैसे देकर बच गए हैं, पर अब हम इनसे कोई नाता रिश्ता नहीं रखने वाले हैं। हाँ हाँ, अब ये झोपड़ी में मरे चाहे जिए, हमें इनसे कोई मतलब नहीं। चलो सब यहाँ से। आप दोनों यहाँ? हाँ, हमें खबर मिली तो हम भागे चले आए। क्या गड़बड़ है? अरे न जाने किसकी नजर लग गई भाई साहब, हमारा इतना उपजाऊ खेत बंजर शमशान बन गया है। सारी फसल भी सरकार ने जब्त कर ली, हमारा घर भी हमें बेचना पड़ा और अब इस छोटे से झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। मैं ज्यादा तो मदद नहीं कर सकता, पर ये कुछ रुपए हैं, ये रख लीजिए। अरे भाई साहब, पैसों के लिए धन्यवाद, पर हम अपना तय किया रिश्ता तोड़ रहे हैं। 1 हफ्ते में शादी है, हम शादी नहीं करवा पाएंगे। आप अपनी बेटी की शादी कहीं और करवा लीजिए। नहीं भाई साहब, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारी बेटी ने आपके बेटे को दिल से अपना पति मान लिया है, पर अब हमारी पहले जैसी स्थिति नहीं रही। अब तो हम आपसे भी नीचे तबके में गिने जाएंगे। चाहे कुछ भी हो, हमारी बेटी की शादी आपके बेटे से तय हुई है, तो शादी भी उसी से होगी। इतना कहकर रमेश और मीना वहां से चले जाते हैं। रामलाल अपने परिवार के साथ झोपड़ी में रहने लगता है और खेत में शारदा एक मिट्टी का चूल्हा बनाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। शादी की तारीख के दिन मंदिर में रमेश राघव और सेजल की शादी करवाता है। सेजल शादी के बाद अपने ससुराल आ जाती है। शारदा, बहू का गृह प्रवेश करवाओ। मैंने इसे कभी बहू नहीं माना, मैं इसका गृह प्रवेश नहीं करवाऊंगी। बहू, इस परिस्थिति में भी इसने तेरे बेटे का हाथ थामा और तू कहती कि तू इसका गृह प्रवेश नहीं करवाएगी। चुपचाप छोटी बहू का गृह प्रवेश करवा। शारदा मुंह बनाकर सेजल का गृह प्रवेश करवाती है और झोपड़ी के एक कोने में सेजल अलग बिस्तर लगाकर सो जाती है। दादी सासू माँ, आज तो मेरी पहली रसोई है ना, बताइए क्या बनाना है? अरे दिखावा तो देखो, हमारे पास कुछ नहीं बचा है तो पूछती है कि क्या बनाना है। बहू, अपनी जेठानियों की बातों पर ध्यान मत दे। हमारे पास इस समय राशन में सिर्फ आटा और थोड़ी सी दाल बची है, रोटी और दाल ही बना ले। ठीक है दादी। सेजल चूल्हे के पास जाती है, चूल्हा जलाकर दाल चढ़ा देती है और आटा गूंथकर तवे पर रोटियां सेकती है और सभी को परोसती है। अरे बेटी, हमने हर तरह का खाना खाया है, पर तेरे हाथ की रोटी और दाल जैसी स्वादिष्ट रोटी दाल कभी नहीं खाई। शारदा, तेरी अमीर बहू से अच्छी रोटी बनाई है कि नहीं तेरी छोटी बहू ने? रोटी दाल तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है, पर कैसे? सेजल, तुमने बहुत अच्छी रोटी बनाई, दाल बनाई, माफ करना, मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। इसी तरह सेजल की पहली रसोई पूरी होती है। दोपहर होती है। विकास, विक्रम और राघव उदास खेत में बैठे होते हैं। दूसरी तरफ शारदा झोपड़ी में बैठकर अखबार से हवा कर रही होती है। माँ जी, यहाँ ना पंखा है ना लाइट, हम यहाँ कैसे रहेंगे? बहुत गर्मी लग रही है। अरे बहुआ, गर्मी तो मुझे भी लग रही है, पर मैं क्या करूँ, यही हमारे भाग्य में लिखा है। नहीं माँ जी, ये हमारे भाग्य में नहीं लिखा, ये उस गरीब लड़की के भाग्य का लिखा है। उससे रिश्ता तय होने के बाद ही हमारे साथ ये सब हुआ है। मनहूस है वो। सही कह रही हो बड़ी बहू, पर माँ जी इसमें हमारी क्या गलती है? हम क्यों गर्मी सहे? अरे नाराज मत हो बहुओं, बैठो, मैं तुम्हें हवा करती हूँ। शारदा अपनी अमीर बहुओं को अखबार से हवा करने लगती है। दूसरी तरफ सेजल राघव के पास आती है। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? हमारे लिए हमारी खेत ही रोजगार थी, अब खेत उपजाऊ नहीं रही, मिट्टी खराब हो चुकी है, अब क्या करेंगे यही सोच रहा हूँ। किसने कहा कि हमारी मिट्टी खराब हो गई है? जमीन माँ होती है और माँ बीमार पड़ सकती है, खराब नहीं हो सकती। क्या कहना चाहती हो तुम? हमारे खेत दोबारा उपजाऊ होंगे, मुझे यकीन है।
जरा देखो, पूरे खेत में केंचुए मरे पड़े हैं, मिट्टी भुरभुरी हो गई है, इसमें घास उगाना मुश्किल है। अगर मेहनत की जाए तो चट्टान तोड़कर रास्ता बनाया जा सकता है, तो बंजर जमीन को उपजाऊ क्यों नहीं बनाया जा सकता? आप देखते रहिए, हमारे खेत फिर से सोना उगलेंगे। इतना कहकर सेजल कुदाली लेकर खेत की मिट्टी कढ़ाई में भरकर एक तरफ फेंकने लगती है। ये क्या कर रही हो तुम? कीट पतंगे मारे हैं, इसका मतलब खेत की ऊपरी मिट्टी खराब हुई है, अंदर मिट्टी अभी भी अच्छी है। रुको, मैं भी हाथ बटाता हूँ। राघव भी कुदाली उठाकर मिट्टी हटाने लगता है। तेज धूप में सेजल पसीने से लथपथ हो जाती है। सेजल, तुम बहुत थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो, मैं ये काम कर लूंगा। नहीं, मैंने खुद से वादा किया है कि मैं ये जमीन उपजाऊ बनाऊंगी। सेजल कड़ी धूप में मिट्टी फेंकती रहती है और पूरा दिन बीत जाता है। सेजल मिट्टी की खराब मिट्टी हटाकर खेत में बनी रसोई में आती है। तुम रसोई घर में क्यों आई हो? आप लोग घर जाइए, मैं खेत के रसोई घर में खाना बनाकर आती हूँ। नहीं बहू, तुम भी बहुत थक गई हो, घर चलो, तुम्हारी जेठानी आज खाना बना लेंगी। तभी शारदा अपनी अमीर बहुओं के साथ खेत में रसोई घर में आती है। क्यों, मेरी अमीर बहुएं खाना क्यों बनाएंगी? बड़ा कह रहे थे ना कि मुश्किल वक्त में हाथ थामना है, तो बनाने दो इसी को खाना। बहू ने दिन भर खेत में मेहनत की है और तुम कहती हो कि बनाने दो इसे खाना। आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं? आप लोग घर जाइए, मैं कह तो रही हूँ, मैं खाना बनाकर लाती हूँ, जाइए आप लोग। रामलाल सभी को लेकर घर के अंदर चला जाता है और सेजल चूल्हा जलाकर रोटी और दाल बनाती है और सभी को परोसती है। सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। ये हमारी गरीब देवरानी कहाँ चली गई, दिख नहीं रही है। अरे दीदी सुबह सुबह ही खेत में चली गई है, ये रोज रोज खेत में कर क्या रही है? शिल्पा और सुहानी खेत में आती हैं, जहाँ सेजल माथे पर मिट्टी उठाकर ला रही होती है। ये क्या कर रही हो? लगता है ये नदी से मिट्टी लेकर आ रही है। दीदी, लग रहा है ये खेत को उपजाऊ बनाने का जुगाड़ कर रही है। अगर इसने खेत ठीक कर दिया तो हमारा क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, देखना, गर्मी में कुछ दिनों में बीमार पड़ जाएगी, सारी हकीकत निकल जाएगी। इतना कहकर शिल्पा और सुहानी घर में चली जाती हैं। सेजल, तुम नदी से मिट्टी क्यों लेकर आ रही हो? कल हमने खराब मिट्टी हटा दी है, अब मैं नदी की उपजाऊ मिट्टी मिला रही हूँ। इसमें गोबर और चूल्हे की राख मिलाकर खेत में डालेंगे तो मिट्टी फिर उपजाऊ हो जाएगी। तुम्हें ये सब कैसे पता? मेरे पिताजी बड़े किसानों के खेतों में काम करते हैं, वही लोग अच्छे उपाय बताते थे, पिताजी ने मुझे भी बताया है। अच्छा, तो अब मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा। इतना कहकर राघव भी सेजल के साथ काम में जुट जाता है। आधा दिन बीतता है, दोनों मिलकर नदी से उपजाऊ मिट्टी लाकर पूरे खेत में फैला देते हैं। मिट्टी तो हमने पूरे खेत में बराबर कर दी। अब आप आराम कीजिए, मैं गांव से गोबर लेकर आती हूँ। नहीं, मैं भी चलता हूँ। नहीं, गोबर उठाते आप कैसे लगेंगे? आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। सेजल कढ़ाई लेकर गांव में शांति के घर जाती है। काकी, मुझे थोड़ा सा गोबर चाहिए था। तुम रामलाल के घर की बहू हो ना? हाँ, मैं उन्हीं के छोटे बेटे की पत्नी हूँ। तुम गोबर लेने क्यों आई हो? खेत में डालने के लिए। उन्होंने अपनी लालच में खेत खराब किए हैं, तो तुम क्यों मेहनत कर रही हो? अरे तुम्हें तो इनके घर में शादी भी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने शादी से पहले ही राघव जी को अपना पति मान लिया था। अब उनकी हालत कैसी भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप बस गोबर दे दीजिए। वहाँ पड़ा, जितना चाहिए ले लो, मेरी गायों को परेशान मत करना। सेजल शांति और कांति के घर से गोबर इकट्ठा करती है और पूरे खेत में फैला देती है और कुछ उपले बनाकर रसोई घर में आ जाती है। अरे तेरी इधर उधर की टहलियां हो गई हो तो कुछ काम भी कर ले। माँ, क्या कह रही हो? सेजल टहलियां नहीं कर रही है। तू मेरा बड़ा बेटा होकर मेरी बात काट रहा है। वो बात नहीं काट रहा, तुम्हें सच बता रहा है। सेजल खेत को उपजाऊ बनाने के लिए मेहनत कर रही है। उल्लू बना रही है आप लोगों को, इसे घर का काम ना करना पड़े इसलिए ये सब कर रही है। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, मैं अभी खाना बना देती हूँ। अपनी अमीर बहुओं से क्यों नहीं बनवाती? रोज रोज छोटी बहू ही खाना बनाएगी। इसी की मनहूस नजर लगी है, जिसकी वजह से हम सब कुछ हार गए। हमारे खेत भी इसी की वजह से खराब हुए हैं। अब घर का सारा काम भी यही करेगी। माँ, ये कैसी बात कर रही हो? सेजल दिन रात मेहनत कर रही है और तुम उसके लिए ऐसा बोल रही हो? पता नहीं आप लोग समझ क्यों नहीं रहे। ये हमारे घर को बर्बाद करने आई है, ये डायन है। शारदा अखबार लेकर खुद को और अपनी अमीर बहुओं को हवा करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सेजल खेत में बने रसोई घर में आती है। ये क्या, आज तो दाल भी खत्म हो गई, अब सिर्फ आटा ही बचा है, कल क्या बनाऊंगी? ये सोचते हुए सेजल खाना बनाती है और सभी को परोसती है। और अगले दिन सुबह सेजल चूल्हे की राख और नीम के पत्ते पूरे खेत में छिड़कती है और कुदाली से खेत जोतने लगती है। इसी तरह दोपहर होती है और उनमें से अच्छी सब्जियां अलग रख सड़ी सब्जियां पूरे खेत में फैला देती है। माँ जी, इसने खेत में कितनी सड़ी सब्जियां फैला दी हैं, मक्खी मच्छर उड़ रहे हैं, मन खराब हो रहा है। क्यों रे, तू हमें मारना चाहती है? हमारे खेत में कचरा फेंक रही है तू। माँ जी, ये सड़ी हुई सब्जियां गलकर खाद का काम करेंगी। बेवकूफ समझ रही है मुझे? तू चाहती है यहाँ मक्खी मच्छर हो और हम बीमार हो जाएं।
अरे चुप हो जाओ शारदा, एक हफ्ते से देख रहा हूँ बहू मेहनत कर रही है और तुम उसे टोक रही हो। अरे आपसे अगर बहू को एक बार भी टोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसी तरह दिन बीतते हैं और एक दिन सेजल और राघव मिलकर नदी से खेत तक नहर खोद लेते हैं, जिससे पानी सीधे खेत में आने लगता है। कुछ हफ्ते बीतते हैं, खेत में नई घास उगने लगती है। अरे दादी, वो देखो, सेजल ने कमाल कर दिया, हमारी बंजर खेत में घास आ गई। अरे वाह बहू, मान गई तुम्हें। जिस खेत को सबने शमशान कहा उसे तुमने उपजाऊ बना दिया। अब बस हमें बीज के लिए पैसे चाहिए, बीज बोते ही खेत सोना उगलने लगेंगे। पैसे तो हमारे पास है ही नहीं, बीज कैसे लेंगे? आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप मेरे साथ चलिए, मुझे बीज की पहचान नहीं है। राघव और सेजल बीज के बाजार जाते हैं। क्या चाहिए भाई साहब? अच्छे क्वालिटी के बीज दिखाइए। दुकानदार बीज दिखाता है और राघव अच्छे बीज चुन लेता है। पैसे? सेजल अपनी अंगूठी निकालकर दुकानदार के हाथ में रख देती है। पैसे नहीं है, ये अंगूठी रख लीजिए, बीज से ज्यादा दाम की है। ये क्या कर रही हो तुम? हमारी खेत से ज्यादा कीमती नहीं है ये, बीज लेकर चलिए। मैं धन्य हो गया तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर। भाई साहब, इस अंगूठी को बेचना मत, मैं एक दिन पैसे देकर इसे वापस ले आऊंगा। राघव और सेजल खेत में आते हैं, जहाँ रमेश रामलाल के साथ खड़ा होता है। सभी साथ में बीज बोते हैं। एक महीना बीतता है, खेत में फसल उगने लगती है। अरे देखो, हमारी खेत में कितनी अच्छी फसल आ रही है, पक्षी भी आने लगे हैं। ऐसे तो पक्षी फसल खा जाएंगे, मैं एक भूत बनाकर लगा देती हूँ। सेजल मटके से भूत बनाकर खेत में गाड़ देती है। ऐसे कुछ महीने बीतते हैं। खेत हरी भरी फसलों से लहरा उठती है, फसल बिकती है। राघव सेजल की अंगूठी दुकानदार से वापस लेकर आता है। देखो शारदा, तुम हमारी तीसरी बहू को हमेशा बुरा भला कहती थी, आज उसी की मेहनत से हमारे खेत उपजाऊ बने हैं। इसमें इसकी क्या मेहनत, ये तो हमारे खेत की उपज है। अब इन पैसों से एक नया घर बनवाएंगे। नहीं, ये पैसे हमारी तीसरी बहू की मेहनत के हैं, वही बताएगी इनका क्या करना है। हम इस छोटे घर में भी अच्छे से रह रहे हैं, हमें अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए खेत बढ़ाना चाहिए। पिताजी, इन पैसों से और खेत खरीद लीजिए। रामलाल सेजल की बात मानकर और खेत खरीद लेता है। सेजल नई खेतों में सब्जियां और दाल उगाती है और धीरे धीरे अपना काम बढ़ाती है और पूरे शहर और गांव में मशहूर हो जाती है। एक दिन उसके घर मीडिया रिपोर्टर्स आते हैं। सेजल जी, अभी कुछ समय पहले आपके ससुराल वालों पर आरोप था कि इस खेत में केमिकल डालकर खेत खराब कर दिया गया था, फिर आपने इस खेत में दोबारा उपज कैसे लाई? गलत कहते हैं लोग, मेरे ससुराल वालों ने कभी भी खेत में कोई केमिकल नहीं डाला। मुझे तो लगता है ये किसी की साजिश थी और हमारे खेत दोबारा उपजाऊ बने हैं मेरे परिवार के साथ की वजह से। देख शारदा, जिस बहू को तू गरीब समझकर हमेशा ताने भरती रही, आज उसी की वजह से तू अखबारों में आएगी। हमारी खेत दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए हैं। अब तो समझ जा, तेरी अमीर बहुएं तुझे अर्श से फर्श पर लाने वाली हैं और तेरी गरीब बहू तुझे फर्श से अर्श पर पहुंचाने वाली है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने हमेशा तुझे ताने दिए, पर मेरी असली बहू तू ही है। आज तेरी वजह से हमारे खेत की जमीन फिर से उपजाऊ हो गई है। इसी तरह ससुराल की तीसरी बहू की मेहनत से ससुराल में एक बार फिर खुशी आती है। रामलाल अपनी पुश्तैनी घर वापस खरीद लेता है और अब अपने समधी बहू और बेटों के साथ अपने खेत में काम करने लगता है। दर्शकों, अगर आप भी किसी ऐसे ही किसान महिला या आपके जीवन में ऐसी कोई महिला हो जिसने मुश्किल वक्त में अपने परिवार का साथ ना छोड़ा हो, तो कमेंट सेक्शन में हमें उनके बारे में जरूर बताइएगा।